तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी हैव 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द मैथमेटिक्स सेक्शन। जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का या जो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसमें से विल बी हैविंग 20 क्वेश्चंस इन द पेपर इंशाल्लाह। सो हमारे इंट्रेंस टेस्ट में 20 क्वेश्चंस उसमें से हैं। सो एज इट इज़ मैंने पास पेपर्स के डेटा की बेसिस के ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस ऐड किए हैं एंड 20 क्वेश्चंस ये ऐड किए हुए मॉक एग्जाम है या आज का जो ये बिल्कुल हमारे पेपर पैटर्न के मुताबिक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज a tank can be filled by one pipe in 4 hours and by another pipe in 6 hours. How long will it take for both the pipes are opened together? अच्छा जी, हमारे पास सिचुएशन क्या है? क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें ये कह रहा है कि वी हैव टू पाइप्स। एक जो पाइप है वो उस टैंक को फिल अप करता है इन 4 आवर्स। इट टेक्स 4 आवर्स टू फिल अप द टैंक। एक और पाइप है जो कि उसी टैंक को फिल अप करता है इन 6 आवर्स। क्योंकि दोनों का रेट ऑफ फिलिंग का डिफरेंस है, टैंक सेम ही है। अब वो हमसे ये कह रहा है कि अगर आप दोनों पाइप्स को इकट्ठा ओपन करते हो, बोथ द पाइप्स आर ओपन, तो अगर दोनों पाइप्स को इकट्ठा ओपन किया जाता है तो आपको कितना टाइम लगेगा कि दोनों जो पाइप्स हैं वो इकट्ठे अगर ओपन होने पे कितने टाइम के अंदर आपका टैंक जो है वो फिल अप हो जाएगा। अच्छा जी, सो ऐसी सिचुएशन के लिए स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि जिनको पहले इसका आइडिया नहीं है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी ये बात बताई हुई है कि जब भी आपके पास रेट की बात हो जाए, रेट ऑफ चेंज की बात हो, तो आप जो गिवन टाइम होता है उस गिवन टाइम का आप रेसिप्रोकल ले लिया करें। जब भी आप टाइम का रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टैंक 1 जो है 4 आवर्स में फिलअप कर रहा है तो उसका रेट ऑफ फिलिंग हो जाएगा 1/4। टैंक 2 को 6 आवर्स, पाइप 2 को 6 आवर्स लगते हैं तो फिल अप द टैंक, उसका रेट हो जाएगा 1/6। ठीक है, दोनों के रेट्स को मैंने ऐड कर दिया। दोनों के रेट्स को मैंने ऐड किया ताकि मेरे पास कंबाइंड रेट आ जाए। मैं सॉल्व करूंगा, दोबारा रेसिप्रोकल ले लूंगा और रेसिप्रोकल लेके मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा कि दोनों पाइप्स अगर ऑन है तो टैंक कितनी देर के अंदर फिलअप होगा। तो क्वेश्चन क्या था, मैं फिर ओवरव्यू दे देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा था आपको एग्जामिनर कि उसने भाई एक पाइप है जो कि एक टैंक को फिलअप करता है 4 आवर्स में, एक और पाइप है जो कि सेम टैंक को फिलअप करता है इन 6 आवर्स। आप ये बताओगे अगर दोनों टैप्स को ऑन किया गया, अगर दोनों पाइप्स को ऑन किया गया तो टैंक कितने टाइम में फिल्ड अप होगा। तो द टेक्निक हेयर इज और द ट्रिक और टिप हेयर इज कि आप क्या करोगे, गिवन टाइम का रेसिप्रोकल ले लोगे। ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, इस बात को आप याद रखिएगा, यू मस्ट रिमेंबर इट, कि जहां पे भी आपके पास टाइम गिवन हो और रेट ऑफ चेंज की बात हो तो आप टाइम का रेसिप्रोकल ले लें। जैसे ही आप टाइम का रेसिप्रोकल लेंगे आपके पास रेट आ जाएगा। आप सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स के जो एलसीएम एचसीएफ वगैरह लेना पड़ता है या सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है, अरिथमेटिक सिंप्लीफिकेशन करें, दोबारा रेसिप्रोकल ले लें एंड यू विल गेट द आंसर इन टाइम। सो आपके पास टाइम में वापस आंसर आ जाएगा। सो आई विल बी डूइंग द सेम थिंग हियर। तो पहला पाइप 4 घंटे में फिलअप कर रहा था, उसका रेट हो जाएगा 1/4। सेकंड पाइप जो है वो 6 आवर्स में फिलअप कर रहा था, उसका रेट हो जाएगा 1/6। मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा इनका 4 × 6, एलसीएम आ जाएगा 24। ये 6 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 1 = 6, 4 × 1 हो जाएगा, 4 1 = 4 आ जाएगा। सो आई विल बी लेफ्ट विद, मेरे पास ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे मेरे पास 6 4 = 24 आ जाएगा। सो दिस इज द रेट ऑफ फिलिंग अप। सो दोनों पाइप्स का, बोथ पाइप्स का जो कंबाइंड रेट ऑफ फिलिंग है वो आ गया मेरे पास। मैंने इसको टाइम में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या बताया कि दोबारा सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आप उसको दोबारा रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास दोबारा जो है वो टाइम आ जाएगा। सो 10/24 है, मैं इसको टाइम में कन्वर्ट करने के लिए अगेन इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा तो टाइम आ जाएगा मेरे पास 24/10 विच इज इक्वल टू 2.4। अब पेपर में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कैसे पता चलेगा ये 2.4 है? देखिए, अगर नीचे मेरे पास एक जीरो है तो राइट साइड से मैं एक पॉइंट के बाद जीरो, एक डिजिट के बाद, एक नंबर के बाद मैं जीरो लगाऊंगा। सो ऊपर मेरे पास 24 है, नीचे एक जीरो वाला डिजिट है। सो आई विल बी मूविंग राइट हैंड साइड से, मैं लेफ्ट की तरफ ओनली 1 पॉइंट मूव करूंगा। सो ये आ जाएगा मेरे पास 2.4 आवर्स। सो 2.4 आवर्स लगेंगे। अब अगर आप ऑप्शंस पे आते हो, द ऑप्शन आर गिवन इन 2 hours 24 minutes, ऑल्दो आंसर इसका यही बनता है, मैं इसको मार्क कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 24 मिनट्स है? तो 24 मिनट्स है, देखें आप 0.4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 के साथ, आपके पास मिनट्स आ जाएंगे। वाई? बिकॉज एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लीकेशन खुद मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन में ऐसी ऐड किया ताकि आपके थमेटिक रिवाइज हो जाए। स्मॉक को करने से पॉइंट खत्म होगा, जब भी पॉइंट खत्म करते हैं 1 लगाते हैं। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगा, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 6 = 24 आ जाएगा। सो 2.4 आवर्स का मतलब क्या है? 2 hours and 24 minutes। सो दिस इज वाई माई राइट चॉइस हियर इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी जो है वो मेरे पास राइट चॉइस आ जाएगा। राइट जी। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में
स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, अ शॉपकीपर बायज 150 एप्पल्स फॉर $300 एंड सेल्स देम एट अ प्राइस ऑफ $3 पर एप्पल, व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक शॉपकीपर ने 150 एप्पल्स बाय किए, कितनी प्राइस पे बाय किए, $300 के उसने 150 एप्पल्स बाय किए। अगर वो इस एप्पल को सेल करता है $3 पर एप्पल, तो ये बताना है आपने कि आपका परसेंटेज प्रॉफिट कितना है। तो पहले तो एक एप्पल की हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन एप्पल जो आ जाएगी, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन एप्पल मैं निकाल लेता हूँ। देखिए अगर 150 एप्पल्स की जो प्राइस है वो $300 है, तो एक एप्पल की प्राइस क्या आ जाएगी। सो 300 को मैं 150 से डिवाइड कर लूंगा, तो एक एप्पल की कॉस्ट जो है वो $2 है, राइट। अब एक एप्पल सेल कितने का कर रहा है, वो $3 का सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट तो नजर आ रहा है मुझे कितना है कि $3 का बेचा है, $2 का बाय किया है, तो प्रॉफिट मेरे पास कितना आ जाएगा, $1। देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं आप कि एक चीज जितने की आप सेल कर रहे होते हैं माइनस कितने की वो आपने परचेज की होती है, कितने की आप उसकी कॉस्ट होती है, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। तो जब आपने एक चीज $3 की सेल आउट की है जो कि आपको कॉस्ट करी थी सिर्फ $2, आप डिफरेंस ले लोगे तो आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट $1 का है। तब हमने इस प्रॉफिट को परसेंटेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। परसेंटेज प्रॉफिट हमेशा अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट प्राइस होता है। किसी भी चीज पे फायदा या किसी भी चीज पे लॉस हमेशा आपको याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस के मुताबिक होगा, यानी कितने की वो आपने बाय की है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक आर्टिकल मैं बाय करता हूँ $100 का, मैं उसको सेल आउट कर रहा हूँ $120 पे, तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं एक आर्टिकल को $100 का बाय करके $80 का सेल आउट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मुझे उस पर लॉस हो रहा है। सो प्रॉफिट या लॉस आपका हमेशा अकॉर्डिंग टू द बाइंग प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, कितने की आपने वो आर्टिकल बाय किया हुआ है उस आर्टिकल की प्राइस के मुताबिक होता है, सेल्स प्राइस के मुताबिक नहीं होता। तो एनीवेज कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मैं दोबारा ओवरव्यू दे देता हूं। मैंने ये कॉन्सेप्ट्स दे दिए ताकि वो स्टूडेंट जो सिर्फ मॉक देख रहे हैं उनको इस चीज़ का एडवांटेज हो जाएगा, समझ आ जाएंगी चीज़ें कि कैसे की जाती हैं। तो प्रॉफिट लॉस के या कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस के अक्सर क्वेश्चन होते हैं। तो एक हमें 300 एप्पल्स हमने बाय किए, 150 एप्पल्स हमने बाय किए $300 के, एक एप्पल की कॉस्ट मैंने निकाली, सो 300 टोटल कॉस्ट थी, लिए हमने 150 थे, डिवाइड किया तो $2 का एक एप्पल है। क्वेश्चन में ही बताया गया है कि हम उसको सेल आउट करें $3 का, तो $3 का सेल आउट हुआ तो मैं प्रॉफिट निकालूंगा। प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो कि $3 माइनस $2 करने पे मेरे पास $1 आ रहा था। अब परसेंटेज प्रॉफिट मैंने बताया, एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि हमेशा कॉस्ट प्राइस के मुताबिक होगा। सो अब $1 का हमें उस पर प्रॉफिट है, हमें उसने कॉस्ट $2 का किया है, एंड परसेंटेज बनानी हो तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बात ये याद रखिएगा कि जब भी हमें परसेंटेज लेकर आनी होती है हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी आपने परसेंटेज खत्म करनी होती है हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर्स देख चुके हैं उनको इस चीज़ का आइडिया है, ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है। सो मैं 2 को 100 के साथ कैंसिल कर लूंगा तो मेरे पास 50% का प्रॉफिट है। तो अगर एक एप्पल आप $2 का बाय करते हैं, $3 का बेचते हैं, तो आप उस पर 50% का प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लास्ट टाइम के पेपर में 2 to 3 थे, मैंने इसलिए आज के लेक्चर में 2 ऐड किए हैं। अ कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, देन 120 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर्स पर आवर। सो एक गाड़ी है जिसने पहले 150 किलोमीटर्स कवर किए हैं 3 आवर्स में, बाद में उसने 120 किलोमीटर्स कवर किए हैं 2 आवर्स में। आपने ये बताना है कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार क्या है। वेरी रिपीटेड क्वेश्चन इन द एग्जाम, पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन यूजली ऐड हुआ होता है, पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन गिवन होता है। तो वापस आते हैं, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर कह रहे हैं कि जी एक गाड़ी ने 150 किलोमीटर 3 घंटे में कवर किए हैं, देन 120 किलोमीटर अगले 2 घंटे में कवर किए हैं। आप ये बताओ कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार क्या है। सो एवरेज स्पीड कैसे आएगी, सो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू, एवरेज स्पीड कैसे आप निकालते हैं, आप टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर दोगे। सो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आ जाएगा मेरे पास, राइट जी। सो टोटल डिस्टेंस मैं पहले चेक कर लेता हूँ वो क्या है, फिर मैं उसका टोटल टाइम से डिवाइड कर लूंगा। सो अगर टोटल डिस्टेंस देखा जाए तो पहले 150 किलोमीटर्स है, देन 120 किलोमीटर्स है। सो 150 प्लस 120 आप कर लेंगे ऐड, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 270 बनता है। मैंने स्टेप आपकी ईज के लिए कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। 3 आवर्स पहले लगे, 2 आवर्स बाद में लगे, तो टोटल आवर 3 + 2 है। मैं अगेन स्टेप कर रहा हूँ, आप पेपर में स्टेप अवॉइड कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। सो ऊपर 270 आ जाएगा, नीचे मेरे पास 5 आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे, मेरे पास किलोमीटर पर आवर में एवरेज स्पीड आ जाएगी। सो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 5 × 1 = 5,
5 5 जा 25, सो 27 में से जब 25 जाएगा 2 बचेगा, 2 एंड 0 आर 20 एंड 5 4 जा 20 है, तो 54 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड बनती है अगर एक कार ट्रेवल करती है 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड देन 120 किलोमीटर इन द नेक्स्ट 2 आवर्स। गॉट इट। सो क्वेश्चन नंबर 4 है जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि जी कॉस्ट प्राइस जो है ना 12 पेंस की वो इक्वल है 10 पेंस 10 पेंस की सेल्स प्राइस के। सो आप क्या कर रहे हैं कि जितने के 12 पेन आपको कॉस्ट करते हैं, आप उस प्राइस के ऊपर 10 पेंस को सेल करते हैं, आपने परसेंटेज प्रॉफिट बतानी है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करो कि प्राइस को अज्यूम कर लो, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। मैं ये अज्यूम करता हूं कि एक पेन की जो कॉस्ट प्राइस है, एक पेन की जो कॉस्ट प्राइस है वो लेट से $10 है। अगर एक पेन की कॉस्ट प्राइस $10 है, सो 12 पेन की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 12 इंटू 10 कर लेंगे, 12 इंटू 10 करेंगे, $120 आ जाएंगे। सो 12 पेन्स को बाय किया गया है, उनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो $120 है। अब इन 12 पेन्स की जो कॉस्ट प्राइस थी वो असल में 10 पेन्स की सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी जितने प्राइस पे आप 10 पेन्स को बेच रहे हो वो आपके 12 पेन्स के खरीदने की कॉस्ट थी। तो 10 पेन्स को जो मैं सेल कर रहा हूँ, सेल प्राइस है वो भी $120 हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में खुद उनको बराबर दिया हुआ है। तो एक पेन की सेल प्राइस निकाल लेंगे। एक पेन की सेल प्राइस निकालने के लिए मैं 10 से उसको डिवाइड कर दूंगा, तो सेल प्राइस ऑफ वन पेन आ जाएगी 120/10। सो 120/10 करेंगे तो $12 आ जाएगी। तो एक पेन जो आप बाय करते हो $10 का, बेच रहे हो आप $12 पे, आप प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ऊपर मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है इसको यूज इस फॉर्मूला को। सो सेल हो रहा है वो 12 का, बाय हो रहा था वो 10 का, प्रॉफिट उस पर $2 का है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मैंने आपको बताया कि परसेंटेज प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के मुताबिक होता है। सो जितने की वो चीज़ आपको पड़ी है, सो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर लूंगा। सो प्रॉफिट आया है मेरे पास 2, कॉस्ट प्राइस मुझे एक पेन की पड़ी थी $10, इंटू 100 में कर लूंगा, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मैं 20% का प्रॉफिट अगर गेन करूंगा, सो 20% का अगर मैं प्रॉफिट गेन करूंगा तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस 12 पेंस की वो 10 पेंस की सेल प्राइस के बराबर हो जाएगी। ठीक है जी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स रिलेटेड टू मॉड, मॉड का क्वेश्चन है। तो आपको ये एक सोल्यूशन सेट पूछा गया है कि इक्वेशन आपके पास मॉड की फॉर्म में गिवन है। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस थिंग इन द प्रीवियस क्लास। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब भी आप मॉड ओपन करते हैं तो एक दफ़ा एक चीज़ प्लस के साथ ओपन होती है, एक दफ़ा वो माइनस के साथ होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉड ऑफ x+2 को इक्वल टू 5 रखूंगा, जब मैं मॉड ओपन करूंगा तो आई विल बी राइटिंग एट x+2 इज इक्वल टू +-5, जिसको मैं नेक्स्ट स्टेप में x+2 इज इक्वल टू 5 कर लूंगा एंड x+2 को मैं इक्वल टू -5 कर लूंगा। ठीक है जी। सो मॉड यूं ओपन होता है, आप x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। वापस आते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट का रिव्यू दे दिया, वापस आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे पास मॉड ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मॉड आपने तब तक ओपन नहीं करना जब तक अकेली आपके पास लेफ्ट साइड पे मॉड की टर्म ना रह जाए। इस क्वेश्चन में ये जो मैंने x+2 इज इक्वल टू 5 किया, वहां पे तो थी एक ही मॉड की टर्म, मैंने डायरेक्टली ओपन कर लिया। तो मॉड के लिए एक टिप ये है, एक ट्रिक ये है कि तभी ओपन करो जब आपके पास वो अकेला मॉड लेफ्ट पे रह जाएगा, उससे पहले आपने नहीं करना, ये उसका रूल है, या आप जो भी आप उसको कहोगे। तो इस तरह से फिर आपके पास आंसर ठीक आएगा। सो मॉड ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 है, 2 -5 हो जाएगा, 2 -5 की जब आप वैल्यू करेंगे तो -3 आ जाएगा। सो मॉड ऑफ x -3 है। नेगेटिव नंबर का मॉड ओपन नहीं हो सकता, एक बात याद रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं पेपर में कि वो मॉड को, नेगेटिव नंबर का मॉड होता है, एक दफा प्लस लिख देते हैं, एक दफा माइनस लिख देते हैं, तो नेगेटिव नंबर का मॉड ओपन नहीं होता। वो ये कहते हैं कि जी नेगेटिव नंबर है मॉड, हाँ ये है कि -3 का मैं मॉड करूंगा तो वही एक अलग बात है कि मैं उसको +3 की फॉर्म में लिखूंगा, लेकिन नेगेटिव नंबर के लिए आप मॉड ओपन नहीं करते हैं यूं इस फॉर्म में। तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इज वाई इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। बहुत दफा ऐसी सिचुएशन को पेपर में क्रिएट किया जाता है कि सोल्यूशन सेट एम्प्टी सेट होता है, ताकि जो है स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाए और क्वेश्चन गलत हो जाए। अच्छा जी, रेट ऑफ वर्क का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर के अंदर लाजमी होता है, क्वेश्चन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 3 पीपल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। अब 3 लोग हैं, वो 10 डेज में काम कर रहे हैं, कितने दिन लगेंगे अगर आप 5 पीपल हायर करते हैं टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 लोग जो है वो एक काम को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। अगर आप 5 लोगों को हायर कर लेते हो अब, तो बताओ कि वो काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा।
इसके लिए ट्रिक या टिप क्या है कि जो भी आपके पास गिवन डेटा होगा आप उसको आपस में मल्टीप्लाई करवा लो, ठीक है, और आस्क वैल्यू के लिए जो टर्म गिवन है उस पर आप डिवाइड करवा लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो आस्क इन्फॉर्मेशन पे आप डिवाइड करा लो, गिवन इन्फॉर्मेशन को आप आपस में मल्टीप्लाई करवा लो, तो यू विल गेट द आंसर, राइट। तो इट्स अ वेरी सिंपल वे टू सॉल्व इट। सो 3 लोग हैं, 10 डेज में वर्क कर रहे हैं, गिवन डेटा को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करवा लूंगा, डिवाइड करूंगा मैं कितने पे, 5 लोगों पे। सो 5 पे डिवाइड करूंगा, आई विल गेट द आंसर। सो ऊपर आ रहा था मेरे पास 30 डिवाइडेड बाय 5, तो नीचे आंसर आ जाएगा 6 डेज। तो अगर 3 लोग एक काम 10 डेज में कर रहे हैं तो 5 लोग उस काम को अगर करेंगे तो 6 डेज में वो काम कंप्लीट कर देंगे। ट्रिक क्या है फिर बता रहा हूं, जब भी आपके पास इनवर्स का सिनेरियो हो, जैसे ये भी इनवर्स रिलेशनशिप की बात करता है, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ पीपल को इंक्रीज करोगे तो टाइम आपका कम लगेगा, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है। जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करने पे सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो तो इसको आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जब भी आपके पास रिलेशनशिप होगा, इसके लिए ट्रिक क्या है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस डेटा को आप आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। तो यहाँ पे 3 लोग जो है वो काम करते हैं 10 डेज में। क्वेश्चन में कह रहा था अगर 5 लोग आ गए तो आप वो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, तो गिवन डेटा को मल्टीप्लाई करवाया, गिवन डेटा 3 इंटू 10 बनता है, आस्ट डाटा के लिए एक वैल्यू 5 है, 5 पर डिवाइड करा लिया, यू विल गेट द आंसर विच इज 6 डेज। तो बड़ी इजी ट्रिक है, जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन का सिचुएशन आए आप उसको यूं सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ए और बी की जो एजेस का रेशो है दैट इज 3:4 है। देखिए रेशो का क्या मतलब होता है, टर्म्स डिवाइड हो रही होती हैं, ये कोई सिंप्लीफिकेशन फैक्टर था जिस पर वो डिवाइड हुई, अब नई रेशो उनकी 3:4 है। तो मैं ये कहता हूँ कि ए की एज जो है वो ए है, लेट से ए से ही रिप्रेजेंट हो रही है, बी की जो एज है वो बी से रिप्रेजेंट हो रही है, सो ए रेशो बी इज 3:4। इस बात का मतलब हो जाएगा ए बाई बी इज इक्वल टू 3/4। सो इन दिस वे नाउ इट विल बिकम इजी। अब 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर द रेशो ऑफ 4:5, 5 सालों के बाद उनकी जो रेशो है वो 4:5 हो जाएगी। अगर अभी उसकी एज ए ईयर्स है तो 5 साल के बाद उसकी एज a+5 हो जाएगी, अगर अभी उसकी एज b ईयर्स है तो 5 साल के बाद b+5 हो जाएगी, और नई रेशो जो है वो 4:5 है। अब आप सॉल्व कर लें, इजी पीजी। देखिए 2 अननोन्स हैं, एक अननोन a है, सेकंड अननोन b है, 2 इक्वेशंस आ गई, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5a + 25 हो जाएगा, एंड जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम 4b + 20 हो जाएगा। यहां से मैं b की वैल्यू को अलहदा कर लेता हूं तो मेरे पास a के लिए टर्म आ जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अब मैं इस वाली इक्वेशन को करने जा रहा हूं, तो ग्रीन कलर में कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। सो 4 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a हो जाएगा, 3 डिवाइड हो रहा है, b की वैल्यू आ जाएगी, सो b की वैल्यू आ जाएगी 4a/3। सो b की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में आप पुट कर दो, तो सेकेंड इक्वेशन में b की जगह पे क्या पुट कर दिया, 4a/3, so this was 4a/3। सो b की जगह पे पुट कर दिया 4, ये वाला 4 अपनी जगह पे, और b की वैल्यू 4a/3 है तो एक और 4 आएगा, 4a/3 + 20। सिंपली सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 5a + 25, इधर ब्रैकेट पहले ओपन कर लेंगे, 16a/3 + 20 आ जाएगा, 5a + 25 इज इक्वल टू 16a इज इक्वल टू 16a। एलसीएम ले लोगे आप, 3 इंटू 20 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ये 3 यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 3 5 15a, 3 इंटू 25 75, 16a + 60 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, आंसर आ जाएगा। सो एक बात याद रखिए, एक ट्रिक याद रखिए कि हमेशा बड़े नंबर के पास आप छोटे नंबर को लेके जाया करें, चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो 16a बड़ा है, मैं 15a को राइट साइड पे ले जाता हूँ, 60 बड़ा है, मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ। तो अब मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 75 - 60 इज इक्वल टू 16a - 15a। सो 16a में से आप 15a को माइनस करोगे, a आ जाएगा, 75 में से आप 16 को माइनस करोगे, तो 60 को माइनस करोगे तो a की एज 15 ईयर्स आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास a की एज 15 ईयर्स आ गई। तो जब भी आपके पास रेशो गिवन हो, आप गिवन रेशो को उसने कहा, क्वेश्चन का ओवरव्यू देख लेते हैं। उसने कहा जी आपको कि ए और बी की जो एजेस की रेशो है वो 3:4 है, 5 सालों के बाद
उनकी जो एजेस है उनकी रेशो 4/5 होगी, तो 5 ईयर्स के बाद उसकी एज A+5 B+5, नहीं रेशो 4/5 आई। आगे मैंने कुछ भी नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैल्यू प्लग इन की है, सॉल्व किया है, और ए की एज ही निकालनी थी मैं, इसलिए बी की एज पे नहीं गया। तो ए की एज जो है वो 15 ईयर्स है। ऑप्शन ए मेरे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन। फिर बता रहा हूँ, इस मॉक के अंदर सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि पास पेपर्स में आते रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चन पास पेपर्स में आते रहे हैं। अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग A, B and C in the ratio of 3:5:7. If B receives $200 more than A, what is the total sum of money? So क्वेश्चन में आपको ये कह रहे हैं कि अगर A/B/C जो है वो इक्वल है 3:5:7 के इक्वल है, तो और B को $200 A से ज़्यादा मिले हैं, तो आपने टोटल सम ऑफ मनी बतानी है। तो टोटल पहले या तो आप पार्ट्स देख लेते हैं। देखिए रेशो होती है, जब भी रेशो ली जाती है तो चीज़ें डिवाइड हो रही होती है। मैं ये सपोज करता हूँ जिस नंबर से डिवाइड हुई वो नंबर x है, तो ये आएगा 3x + 5x + 7x। सो 8x + 7x आप करेंगे तो ये 15x आ जाएगा। सो टोटल पोर्शन 15 बनते हैं, x वो नंबर है जिसकी रेशो ली गई है। अब अगर b की बात की जाए तो b का जो पोर्शन है, b का जो पोर्शन है वो 5x है। b का जो पोर्शन है वो 5x है, ठीक है। फिर बता रहा हूं, देखिए 3:5:7 तीनों के सम्स का, तीनों की अमाउंट की रेशो थी 3:5:7। टोटल पार्ट्स आ जाएंगे 3x + 5x + 7x, ऐड किया 8x में 7x ऐड किया 15x आ गया। सो टोटल पार्ट्स 15x बन रहे हैं, राइट जी। सो टोटल पार्ट्स क्या बन रहे हैं, 15x बन रहे हैं, ठीक। अब बी का जो अब बी का पोर्शन नहीं है 1200, बी का पार्ट नहीं है। बी ने $1200 ज्यादा रिसीव किए हैं ए से, यानी ए ने जितने पैसे रिसीव किए हैं बी ने उससे 1200 ज्यादा रिसीव किए हैं। सो अब बी का पार्ट क्या था, बी का पोर्शन कितना है, बी का पोर्शन है उसमें से 5x। सो 5x बी का पोर्शन है। ए का पोर्शन कितना है, ए का पोर्शन है 3x + 1200, ठीक है जी। सिर्फ वैल्यूज प्लग इन कर दी, सॉल्व करेंगे 3x लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, 5x में से 3x माइनस होगा, 2x = 1200 आ जाएगा, x की वैल्यू 600 आ गई, तो x की वैल्यू $600 है। टोटल पोर्शन कितने थे, 15x। सो एक x $600 का है, सिंपली आप 15x की जगह पे $600 पुट कर दो, यू विल गेट द टोटल अमाउंट। सो 15 × 6 करोगे, यू विल गेट द टोटल अमाउंट, राइट। सो टोटल अमाउंट के लिए आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 600 को 15 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 5 0 5 0 एंड 5 6 30, 3000 आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉस करेंगे 0 0 एंड 6, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, एंड ये आंसर $9000 है। इसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि टोटल सम ऑफ मनी पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया किसी एक का पार्ट क्या है। तो इसकी चॉइसेस में टाइपो है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ, तीन चीज़ों की रेशो जो है वो ए रेशो, बी रेशो, सी है, जो कि 3, 5 एंड 7 के बराबर है, जिसको मैंने टोटल सम किया तो 3x + 5x + 7, टोटल हिस्से बनते हैं 15x। अब कह रहा है कि बी ने रिसीव किए हैं $1200 मोर देन ए। सो ए ने जितने पैसे रिसीव किए हैं उसमें आप $1200 को ऐड करोगे तो बी की अमाउंट बनती है। तो 5x है यहाँ पे, ये 5x की जगह पे 7 इसमें 3x आ जाएगा, और 1200 है, सॉल्व किया मैंने, एक x की वैल्यू $600 आ गई। मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास टोटल अमाउंट क्योंकि मैंने निकालनी थी जो कि $9000 बनती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है, अ बोट टेक्स 2 आवर्स टू ट्रैवल 30 किलोमीटर्स। एक बोट जो है वो 2 आवर्स लगते हैं उसको, अगर वो 30 किलोमीटर ट्रैवल करती है, 30 किलोमीटर ट्रैवल करती है डाउन द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम, ठीक है जी। तो 30 किलोमीटर ट्रैवल करती है वो डाउन द स्ट्रीम, सो डाउन जाने पे, और 3 घंटे लगते हैं उसको अगर वो वापस आती है, ठीक है। सो 3 घंटे लगते हैं उसको अगर वो वापस आती है, ठीक है। वापसी पे अप स्ट्रीम आना पड़ता है, यानी पानी के फ्लो के ऑपोजिट आना पड़ता है। तो उसको पानी के फ्लो के ऑपोजिट आते हुए कितना टाइम लग रहा है, उसको पानी के फ्लो के ऑपोजिट आते हुए 3 आवर्स लग रहे हैं। तो डिस्टेंस तो अभी भी 30 किलोमीटर ही रहेगा ना, ठीक है। तो अब 3 आवर लगते हैं वही 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने पे, जब वो अप स्ट्रीम आ रही है। आपने पानी की स्पीड बतानी है, स्पीड ऑफ द करंट बतानी है,
तो कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। आप क्या करें, दोनों की स्पीड्स निकालिए, दोनों की स्पीड्स का डिफरेंस ले लीजिए, आपके पास स्पीड ऑफ करंट आ जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड कितनी थी, पहले स्पीड कितनी है, 30/2 करोगे तो स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। फिर आप 30/3 करोगे तो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड का डिफरेंस ले लिया, 15 में से आप 10 किलोमीटर का डिफरेंस ले लोगे तो 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सो 5 किलोमीटर पर आवर आपके पास आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि जी लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है आपके पास यूं, उसकी हर साइड की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। आपने ट्रायंगल की ये हाइट बतानी है, ठीक है, कि ये हाइट जो है ना ट्रायंगल की ये कितनी है। तो जब मैं इसकी हाइट लूंगा तो ये दरमियान में इंटरसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा बेसिकली। सो टोटल अगर ये वाली साइड भी 12 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा और 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। सो हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये चीज निकालने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको बीच में एक और ट्राइंगल की फॉर्म में डिवाइड कर लेता हूँ। लेट से ये ट्राइंगल था ABC, जिसमें हर साइड 12 12 और 12 थी, मैंने दरमियान में से बाइसेक्ट किया, हाइट फाइंड आउट करने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये लेट से पॉइंट D है। अब ट्राइंगल ABD की बात करेंगे और ये अननोन साइड निकालेंगे। सो जब भी ये बाइसेक्ट करेगा तो 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करेगा। 90 डिग्री का जब ये एंगल आ गया तो मैं इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। तो जो मैंने हाइट निकालनी है, हाइट को आप एल्टीट्यूड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको आप हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सो दिस इज 12 का स्क्वायर एंड दिस इज आपके पास बेस का स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है। सो 12 का स्क्वायर इज 144, 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा, इसमें से आप माइनस कर लेंगे। सो 144 में से आप 36 को माइनस कर लेना, राइट। सो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, 1 कैरी दे देगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 आ गया, 13 में से 3 चला गया तो 10 आ जाएगा। सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज 108, जिसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो वो अंडर रूट ऑफ 108 आएगा। सो अंडर रूट 108 सेंटीमीटर इसकी मेरे पास जो हाइट है वो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब सम टाइम चॉइसेस को बीच में सॉल्व किया हुआ होता है, यानी सिंप्लीफाई किया हुआ होता है, अंडर रूट 108 पे भी आ सकता है, सॉल्व भी आ सकता है। तो अंडर रूट में सम टाइम्स अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा क्योंकि 100 होता है तो 100 तो अंडर रूट बन जाता है 10 का। मैंने आपको बताया है ना कि इंपॉर्टेंट अंडर रूट्स को या स्क्वायर्स को आप याद रखो, जिसमें 9 से लेके आपके पास जो 16 तक के स्क्वायर्स हैं, एंड फिर उसके बाद 20 का स्क्वायर एंड फिर 30 का स्क्वायर। सो 9 का स्क्वायर आप याद रखिएगा 81 है, 10 का स्क्वायर आपके पास 100 है, 11 का स्क्वायर आपके पास जो है ना 121 होता है, 12 का स्क्वायर आपके पास 144 होता है, 13 का स्क्वायर आपके पास 169 होता है, 14 का स्क्वायर आपके पास 196 होता है, 15 का स्क्वायर जो है वो 225 होता है, 16 का स्क्वायर जो है ना वो आपके पास 256 होता है, और 200 का स्क्वायर 400 एंड 300 का स्क्वायर आपके पास 900 आ जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्क्वायर याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट्स के सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये पेपर में आपका टाइम सेव करेंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि समटाइम्स इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ होता है। सो आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में इसका आप एलसीएम ले लो। सो 2 ये 5 और 54 आ जाएगा, फिर अगेन आप 2 से करो, 2 2 जा 4, 1 और बचा 27 आ जाएगा। फिर आप इसको 3 से कर सकते हो। सो 3 9 जा 27 आ गया, फिर अगेन 3 से आ गया, फिर अगेन 3 से आ गया। सो अगर तो 108 तक आंसर है तो वेल इनफ। तो पर्पस क्या है यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कि अगर अंडर रूट में चीज सिंप्लीफाई हुई भी हो तो ये 108 को आप लिख सकते हो ना 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3। स्क्वायर क्यों बनाया, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाता है। सो अंडर रूट 2 का स्क्वायर वो 2 बन जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर ये 3 बन जाएगा, 2 इंटू 3, एंड ये अकेला अंडर रूट 3 यहाँ पे अंदर ही रह जाएगा। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 6 अंडर रूट 3। तो 108 को आप 6 अंडर रूट 3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस तरह की फॉर्म में भी आंसर आपके पास गिवन इसका हो सकता है। तो चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसलिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ 5 मीटर वाइड रूम इज $105 व्हेन द प्राइस ऑफ पर स्क्वायर ऑफ द कारपेट इज $3.5। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम। सो आपके पास एक रूम है जिसमें जो कि 5 मीटर वाइड है। सो आपके पास एक रेक्टेंगुलर रूम है, ठीक है। रूम की जो विड्थ है वो हमारे पास 5 मीटर्स है, 5 मीटर्स है, जो कि इसकी लेंथ है। जबकि जो इसकी लेंथ है, लेंथ मेरे पास इसकी क्या है वो मैंने फाइंड आउट करनी है,
लेकिन इस पूरे रूम को कारपेट करने की जो कॉस्ट है वो $105 है। अगर $3.5 जो है वो एक आप ये कह दीजिए कि $3.5 अगर आपके पास एक उसके पर स्क्वायर फीट को कारपेट करने की कॉस्ट है, ठीक है। सो कारपेट करने का पूरा एरिया को कितने लग रहे हैं, 105 डिवाइड कर लेंगे पर स्क्वायर फीट के साथ, ताकि आपके पास एरिया आ जाए। तो 3.5 बनता है, ये पॉइंट खत्म होगा, नीचे 1 आता है, 1 के बाद एक जीरो है, एक डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगा, 10 हो जाएगा, नीचे वाला 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1050 डिवाइडेड बाई 35 आ जाएगा। 5 के टेबल से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 7 आ जाएगा, 5 2 10, ठीक है, एंड 5 10 50। नाउ 7 1 7 3 21, 3 एंड 0 30 आ गया मेरे पास। तो एरिया जो अब मुझे ये पता चला कि एरिया जो मेरे पास बन रहा है वो 30 बन रहा है, 30 स्क्वायर मीटर्स बन रहा है। अब अगर इसका 30 स्क्वायर मीटर्स बन रहा है, अगर अब इसका विड्थ जो है वो 5 है, तो लेंथ मैंने फाइंड आउट करनी है। देखिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। सो लेंथ मैंने फाइंड आउट करनी है, टोटल एरिया 30 आया, लेंथ मेरे पास निकालनी थी, x कह देते हैं, विड्थ मेरे पास 5 थी, कैंसिल कर लेना, लेंथ जो है वो इसकी 6 मीटर्स आ जाएगी। सो ये रूम जो है 5 मीटर वाइड है एंड 6 मीटर्स लेंथ में है। अगर आपके पास कारपेटिंग कॉस्ट $105 आती है एंड पर स्क्वायर फीट 3.5 है, तो मैंने क्या किया, देखिए कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट कारपेट की होगी एरिया इंटू पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट, पर स्क्वायर फीट की जो कॉस्ट है। सो टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू द एरिया इनटू पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट थी 105, एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया, पर स्क्वायर फीट कॉस्ट 3.5 है, डिवाइड किया। दिस इज द रीजन मैंने 105 को 3.5 से डिवाइड किया था। पॉइंट खत्म किया, 1 आया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 0 आ गया, 0 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए, 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1050 बन गया, डिवाइड बाय 35 कैंसिल किया, 30 मीटर्स के, तो एरिया सिर्फ आ गया मेरे पास 30। अब एरिया का फॉर्मूला खोल दिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ लिखा, लेंथ निकालनी थी, x है, विड्थ कितनी थी 5 है, सॉल्व किया, x जो है वो 6 मीटर आ गई। सो लेंथ इसकी 6 मीटर आ गई मेरे पास। Next question is, if the length of the rectangle is increased by 20% and the width is decreased by 20%, what will be the change in its perimeter? Perimeter का चेंज पूछ रहा है, एरिया का चेंज नहीं पूछ रहा। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स पेरीमीटर होता है। स्क्वायर का भी पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है। तो रेक्टेंगल में दो तो लेंथ होती हैं, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये विड्थ होती है। सो पेरीमीटर बनता है इसका 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ, जिसको जब आप कॉमन लेके लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ भी लिखा होता है समटाइम्स बुक में, फॉर्मूला इस मैंने अपलोड की हुई है, उसको आप देख सकते हैं। अब क्या है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ को बढ़ाया है 20% एंड विड्थ को कम किया है 20%। तो आपने ये बताना है कि अब उसके पेरीमीटर का चेंज कितना है, कितना डिफरेंस आया उसके पेरीमीटर में, ठीक है। सो अगेन ऐसे सिचुएशन के अंदर आप चीज़ों को सपोज कर लिया करो एंड टेंस या 100 के मल्टीपल में सपोज कर लो, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। मैं ये कहता हूँ कि इस रेक्टेंगल का जो मेरे पास लेट से लेंथ है वो पहले 100 थी, जब उसका 20% इंक्रीज होगा तो 100 का 20% क्या होगा, 100 का 20% 20 ही होगा। तो नई जो लेंथ है वो 120 हो जाएगी। अब विड्थ लेट से हम उसकी कहते हैं 10 थी पहले, अब विड्थ में अगर 20% का डिक्रीज आएगा सो 10 का 20% मेरे पास 8 आ जाएगा। अगर आप चाहो, कंफ्यूजन हो रही है ना अगर आपको, तो आप इसको भी 100 ही ले लो, विड्थ को भी 100 ले लो, विड्थ भी 100 थी लेट से, अब वो डिक्रीज हुई है 20%। सो 100 का 20% 20 होता है, डिक्रीज होके नई हो जाएगी 80। तो पुराना पेरीमीटर क्या बन रहा था, पुराना पेरीमीटर बन रहा था क्योंकि लेंथ को भी 100 लिया गया, विड्थ को भी 100 लिया गया, तो पुराना पेरीमीटर मेरे पास 100 प्लस 100 200 200 टू 400 बन रहा था। नया पेरीमीटर क्या हो जाएगा, नया पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ 120, विड्थ जो है वो भी वो 80 होगी अब डिक्रीज होने से 20%। तो ये भी 200 आ गया, 202 किया, ये भी 400 आ गया। अब क्या है, पहले भी पेरीमीटर 400 है, अभी 400 है। तो अगर आप एक रेक्टेंगल का लेंथ में 20% का इंक्रीज करेंगे, विड्थ में 20% का डिक्रीज करेंगे, तो आपके पास पेरीमीटर जो है सेम रहेगा, पेरीमीटर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एवरेज का क्वेश्चन है जी, इफ द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 12, तो 8 नंबर्स की जो एवरेज है वो 12 है, एंड इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2,
द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंदा इसमें ट्रिक हो जाता है, स्टूडेंट इसमें ट्रिक हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए 8 नंबरों की एवरेज जो है वो 12 है। सो x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, 8 नंबर है। 8 के 8 को ऐड करेंगे, 8 पर डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितनी आ रही है? 12। एवरेज कितनी आ रही है? 12 आ रही है। सो 8 नंबर का सम निकाल लेते हैं हम। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 करते करते x8 तक ऊपर एज इट इज रहने दें। 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सम आ जाएगा। सो 8 12 8 10 80, 8 2 16, तो ये कितना आ जाएगा? 96। सो सम आया इनका 96, यानी x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 करोगे x8 तक तो सम आ रहा है 96। अब हर एक की वैल्यू बढ़ गई है, 2 इंक्रीज हो गई है, हर एक की वैल्यू 2 इंक्रीज हो गई है। इसकी वैल्यू भी x1 के बजाय x1 प्लस 2, इसकी x2 प्लस 2, x3 प्लस 2 हो गई है। सो सब में 2 का इंक्रीज आ गया, तो नई एवरेज क्या होगी? जब सब में 2 का इंक्रीज आया है तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 8 नंबर में 2 का इंक्रीज आया ना, हर नंबर में 2 का, तो 16 का इंक्रीज आ गया। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 x7 x8 x8, ठीक है जी, x9, और सॉरी x9 पे नहीं जाएंगे, x8 तक ही रहेंगे, प्लस 16। 16 क्यों? हर एक में 2 का इंक्रीज आया था। तो इनका सम कितना बनता है? तो x1 प्लस से लेके x8 तक का तो सम 96 है, 16 का इंक्रीज आ गया। सो नया सम क्या आ जाएगा? नया सम आ जाएगा 112। अब 112, लेकिन नंबर तो अभी भी 8 ही रहे, अब 8 पर डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। तो पहले उन 6 नंबर्स 8 नंबर्स का जो सम था वो 96 बन रहा था, वो 96 बन रहा था। अब हर एक नंबर में 2 का इंक्रीज आ गया। सो 96 में जब आपके पास इंक्रीज आ जाएगा, कितने का इंक्रीज आ जाएगा? 16 का, तो नया सम 112 है। नई एवरेज कितना आ जाएगी? तो एवरेज क्या होती है? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो नए नंबर्स 100 एंड सम 112 बन रहा है, नंबर तो उतने 8 ही नहीं है, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। सो 4 के टेबल से पहले मैं इसको कैंसिल करता हूँ। सो 4 2 ज़ा 8, एंड देन अगेन ऊपर भी 4 2 ज़ा 8 आएगा, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 आएगा। और मेरे पास क्या बचेगा? 3 बचेगा, 3 एंड 2 32 है, एंड 4 8 ज़ा 32, सो ऊपर आ जाएगा 28। अब अगेन मैं करूँगा 2 के टेबल से तो 14 आ जाएगा। तो पहले इन नंबर्स का जो एवरेज थी वो 12 बन रही थी, अब जब हर नंबर में आप 2 का इंक्रीज कर दोगे तो नई एवरेज जो है ना वो 14 बन जाएगी। अच्छा जी, द स्केल ऑफ अ मैप इज 0.8 सेंटीमीटर फॉर एवरी 8.8 किलोमीटर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स हैविंग 0.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन द मैप। सो एक मैप ऐसा है जिसपे 0.8 सेंटीमीटर 8.8 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बता दो कि 0.5 सेंटीमीटर की लाइन कितना डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगी। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। 8.8 को 0.8 से डिवाइड कर लो, पॉइंट पॉइंट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 8 1 ज़ा, ठीक है। सो 8 1 ज़ा 8, एंड ये 11 आ जाएगा। सो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो है वो 11 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0.5 सेंटीमीटर कितने को करेगा? 11 को 0.5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, क्रॉस आ जाएगा 0 एंड 0, 5 आ गया, 5 में 0 5 आ गया। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट था राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 5.5 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगी। सो अगर 0.8 सेंटीमीटर की लाइन 8.8 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रही है तो 0.5 सेंटीमीटर की लाइन 5.5 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगी। रेशो से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अलजबरा के क्वेश्चन पेपर के अंदर होते हैं, ठीक है जी। सो क्वेश्चन में पूछा गया है अगर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की वैल्यू 196 है एंड एक्स माइनस वाई की वैल्यू 14 है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू बता दो कितनी आएगी। इजी पीजी है, फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। ऊपर ए स्केयर माइनस बी स्केयर पड़ा हुआ है जिसको ओपन किया जा सकता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। सो ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 196। सेकेंड इक्वेशन गिवन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 14, डिवाइड कर लेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे एक्स माइनस वाई की वैल्यूज।
एक्स माइनस वाई कैंसिल, 14 वन जा 14 14 जा 196 होता है। सो एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी 14 आ जाएगी। ठीक है, सो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास, 14 आ गई है। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। So next question is what is 1 by 9th of 90.9? So 1 by 9th आपने बताना है 90.9 का, तो सिंपली 90.9 को आप 1 by 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 9 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 9 वन जा 9 टेन जा 90 पॉइंट आ जाएगा अगेन, तो 10.1 आ जाएगा। राइट, सो जब भी आपकी ऐसी सिचुएशन हो ना कि पॉइंट हो और नीचे वाले नंबर में पॉइंट हो, पॉइंट आप कैंसिल नहीं भी करें तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 9 वन जा सो 9 टेन जा पॉइंट अपनी जगह पे, सो 9 वन जा 9, सो 10.1 आ जाएगा। ठीक है, सो 10.1 आ जाएगा आपके पास। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, कह रहे हैं जी 5/4 डिवाइडेड बाय 7/4 इनटू ब्रैकेट खत्म इनटू 1/7, सिंप्लीफाई करके बताना है क्या आएगा। तो देखिए मैथमेटिक्स का रूल है ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी हो, तो इट कैन बी रिटन एज ए बाय बी इनटू, यानी डिवाइड को जब आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे टर्म को रेसिप्रोकेट कर दोगे, तो 5/4 इनटू 4/7 आ जाएगा, इनटू 1/7 आ जाएगा। अब 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में आपके पास 5/7 रह जाएगा, इनटू 1/7 है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई तो इक्वेशन के दूसरी तरफ होते हैं, यहाँ पे जो सिचुएशन मैंने यहाँ पे ये वाली की इसमें वो होते हैं। अब ये ऊपर ही मल्टीप्लाई होंगे, 5 × 5 5 × 1 5 7 × 7 49, तो 5/49 आंसर आएगा इस सारे क्वेश्चन का। तो जब भी डिवाइड हो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकल ले लोगे। अच्छा जी, नेक्स्ट टर्म इज x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। सो x प्लस 1/x इज 3, वेयर एज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपने फाइंड आउट करनी है। तो इजी क्वेश्चन है, बट फॉर्मूला आएगा तो तभी समझ में आएगा, वरना नहीं हो पाता। x प्लस 1/x 3 के इक्वल है, होल क्यूब फाइंड आउट करना है, सो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मैं ओपन कर लूंगा, दैट इज a क्यूब प्लस 3ab into a plus b plus b का क्यूब। So what I will do here is I will be taking cube on both sides। अब ये मेरा पूरे का पूरा a है, ये मेरा पूरे का पूरा b है, फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, a का क्यूब x का क्यूब प्लस 3ab, सो a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x इंटू a प्लस b, a x है, b की जगह पे 1/x है, प्लस b का क्यूब 1/x का होल क्यूब, 1/x का होल क्यूब इज 1/x का क्यूब इज इक्वल टू, राइट साइड पे 3 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब 3 × 3 9, 9 × 3 27 होता है, तो ये 27 आ जाएगा। बात अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, हमने एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब सिर्फ फाइंड आउट करना है, हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए। अब मैं कटिंग करूंगा, एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास ये टर्म रह जाएगी जो कि इक्वल है एक्स क्यूब के प्लस 3 अपनी जगह पे, ब्रैकेट में x प्लस 1/x अभी भी अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, प्लस 1/x क्यूब साथ है, एंड 27 राइट हैंड साइड पे आया है। अब मुझे सिर्फ इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रिटेन रखना है। x प्लस 1/x की दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस 1/x तो क्वेश्चन में ही गिवन था जो कि 3 के इक्वल है, ये वाला 3 तो फॉर्मूला से आया, सो एक्स क्यूब प्लस 3 × 3 प्लस 1/x का क्यूब, 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 27 चल रहा है। सो ये 3 कहाँ से आया, x प्लस 1/x की वैल्यू प्लग इन की, और ये 3 फॉर्मूला का है। तो अब क्या करेंगे, सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब को मैंने यहीं पर रहने दिया, राइट साइड पे 27 था, 3 3 9 हो गया, 9 मैं दूसरी तरफ ले गया, 27 में से 9 को माइनस कर लोगे 18 आ जाएगा। सो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू है वो 18 आ जाएगी, अगर स्टार्ट में x प्लस 1/x आपके पास 3 गिवन था। तो स्केयर के फॉर्मूलाज, क्यूब के फॉर्मूलाज, दे आर मोर देन इनफ टू कवर अप योर एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन। फॉर्मूला लिस्ट जो है वो अपलोड की हुई है मैंने, ठीक है। x प्लस 1/x का होल स्केयर गिवन है और x माइनस 1/x का होल स्केयर गिवन है, कहता है इसके लिए सॉल्व कर दो, तो कुछ भी नहीं है, दोनों स्केयर्स के फॉर्मूलाज ओपन कर लेते हैं। x प्लस 1/x का होल स्केयर है, इसमें ऐड हो रहा है x माइनस 1/x का होल स्केयर, दोनों तरफ स्केयर्स के फॉर्मूलाज ओपन करेंगे, आएगा a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, ये आ जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab।
सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सो एक्स और एक्स कैंसिल, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर में ये एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा 2x स्क्वायर के, 1/x स्क्वायर में ये 1/x स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो 2/x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2/x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये 2/x स्क्वायर आ जाएगा। विच लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मैथमेटिक्स सेक्शन, फाइंड द टोटल एवरेज स्पीड ऑफ अ कार which covered a distance of 240 kilometers in the first 2 hours and a distance of 180 kilometers in the next 3 hours. So total average speed निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन आज के लेक्चर में ऑलरेडी एक था, लेकिन मैं क्विकली इसको करवा देता हूँ। सो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे आप, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर लेंगे। सो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सो टोटल डिस्टेंस मेरे पास है 240 पहले का और 120 बाद का। सो दे विल बी 240 प्लस 180, सॉरी 120 मैं उसको कह गया हूँ। सो 240 में 180 को ऐड कर लिया, 0 0 हो गया, 2 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा क्योंकि 4 और 8 12 है, 12 2 आ जाएगा, 1 कैरी 420। तो टोटल डिस्टेंस 420 है। टोटल टाइम कितना है, पहले 2 आवर्स लगे हैं फिर 3 आवर्स लगे हैं। सो टोटल टाइम 5 आ जाएगा, डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 2 और 0 20 होता है, तो 5 4 ज़ा 20। सो 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बनती है आपके पास अगर एक कार ट्रेवल करेगी 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड 240 किलोमीटर इन द फर्स्ट 2 आवर्स। सो टोटल स्पीड आपकी इसके पास, टोटल एवरेज स्पीड जो है वो आपके पास 84 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो इंग्लिश पोर्शन को स्टार्ट करते हैं जी। इंग्लिश पोर्शन में यू विल बी हैविंग 30 क्वेश्चन इन योर एंट्रेंस टेस्ट। एज पर जो आपका एंट्रेंस टेस्ट का पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक 30 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही डैश प्लेइंग द गिटार व्हेन आई सॉ हिम। ही इज, वर, वाज, आर। तो ही सिंगुलर है, पास्ट की बात हो रही है क्योंकि सॉ हिम कह रहा है, तो ही वाज प्लेइंग द गिटार व्हेन आई सॉ हिम। आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सिनोनिम का मीनिंग ये होता है कि आपके पास जो वर्ड है उसका सेम मीनिंग जो है वो आपने बताना है, सेम मीनिंग जो है वो आपने बताना है। ऑप्शंस में आपके पास क्या है, सो ऑप्शन में आपके पास है ओबीडियंट, स्टबर्न, फ्लेक्सिबल, टॉलरेंट। सो ऑप्शन 8 कहते हैं जो बहुत ज़्यादा जिद करता है, जिद्दी होता है, उर्दू में आप उसको कहेंगे। तो समबडी जो बहुत ज़्यादा रिजिड है अपनी पर्सनैलिटी में, स्टबर्न है, इसको आप उर्दू में कहते हो जिद्दी है। सो स्टबर्न इज द मीनिंग हेयर। ठीक है, फ्लेक्सिबल तो क्या है कि जो कि बात को उसके लहजे में, उसकी पर्सनालिटी में एक लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो चीज़ों को चेंज कर लेता है, माइंडसेट अपना चेंज। टॉलरेंट बर्दाश्त करने वाला, ओबीडियंट वो भी बात मानने वाला होता है। तो स्टबर्न जो है वो रिजिड है। ठीक है जी। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। शी इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, टू ऑन इन, शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। ठीक है जी। विच वर्ड बेस्ट फिट द सेंटेंस, द टीचर डैश द स्टूडेंट्स essays carefully, corrected, correction, correct, correcting. The teacher corrected the students essays carefully, essays carefully. ठीक है, सो करेक्टेड, उनको करेक्ट किया उसने, ये पास्ट में बात बताई जा रही है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, रिसीव के स्पेलिंग आपने बताने हैं। सो रिसीव के स्पेलिंग बहुत इजी है। ठीक है, REC के बाद आपके पास क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है, या ई आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करती है। सो रिसीव के स्पेलिंग आपने ठीक मार्क करने हैं। सो रिसीव में RECEIVE होता है। सो ये कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर लोग पहले आई लिख देते हैं फिर ई लिखते हैं। तो इस तरह के वर्ड जो है वो आपके पास करेक्ट स्पेलिंग के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। एंटोनिम ऑफ कंपलसरी बताना है। कंपलसरी का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा असेंशियल होती है, ज़रूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, मैंडेटरी होती है, जिसके ऊपर आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, उसको करना ही करना होता है। सो ऑब्लिगेटरी का तो मतलब ही यही है, कंपलसरी, मैंडेटरी भी यानी लाजमी, नेसेसरी भी लाजमी, असेंशियल भी लाजमी। सो एंटोनिम बताना था तो ऑप्शनल आता है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, नेसेसरी नहीं है करना। चूज द वर्ड दैट बेस्ट फिट द सेंटेंस, ही गेव मी सम डैश एडवाइस, गुड, वेल, बेटर, बेस्ट, ही गेव मी सम गुड एडवाइस। ठीक है जी। कंप्लीट द सेंटेंस अगेन विद द करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है, जो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रही होती है। आई वांटेड टू बाय अ न्यू कार डैश आई डिडंट हैव इनफ मनी बिकॉज ऑल्दो बट आई डिडंट हैव इनफ मनी। मैं नई गाड़ी तो खरीदना चाहता था लेकिन मेरे पास इनफ मनी नहीं था। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, शी डू नॉट लाइक द आइसक्रीम। शी डू नॉट लाइक द आइसक्रीम में एरर कहाँ पे आएगा, शी में है, डू में है, नॉट में है।
सो या आपके पास लाइक में है, तो शी डू नॉट लाइक आइसक्रीम, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। सो शी डू नॉट लाइक आइसक्रीम में से आपने ये बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि मिस्टेक किस पोर्शन में है। अच्छा, सम टाइम जो क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि ये इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ना, सो इनकरेक्ट सेंटेंस के नीचे जो है ना आपके पास पूछा जाता है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है, तो समटाइम्स करेक्ट ऑप्शन भी पूछे जाते हैं, तो मैं इसलिए इसको करेक्ट कर देता हूँ, शी डजंट लाइक या शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम। तो मिस्टेक कहाँ पे है, डू की मिस्टेक है, करेक्ट सेंटेंस भी बता दिया क्योंकि समटाइम्स करेक्ट सेंटेंस आया हुआ होता है इसका। So moving on to the next question, question number 10, which is the word closest to the meaning? So closest to the meaning आपने बताना है, ठीक है, synonym ही basically आपने बताना है। elated का word है, elated का meaning आपसे पूछा गया है। So elated कहते हैं when somebody is very enthusiastic, बहुत ज़्यादा eager है किसी काम को करने के लिए, बहुत ज़्यादा enthusiasm है। तो enthusiastic होना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा आप उर्दू में कहोगे कि पुरजोश होना। So he is excited, excited आएगा। एनोलॉजी बतानी है, बहुत इजी एनोलॉजी है। बुक रीड, बुक को रीड किया जाता है, पेन से राइट किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन ब्रीथ की जाती है, फूड ईट की जाती है। बहुत सुपर इजी एनोलॉजीज आ गई हैं। टीचर, स्कूल, डॉक्टर। सो टीचर वर्क्स एट अ स्कूल, सो डॉक्टर वर्क्स एट अ हॉस्पिटल। ये नहीं देखना कि डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है या मेडिसिन देता है या पेशेंट को देखता है। सो बेसिकली रिलेशनशिप निकालना होता है जो कि गिवन आपके पास चॉइस है। सो टीचर वर्क करता है स्कूल में, तो डॉक्टर कहाँ वर्क करता है, ही लुक्स एट हिज पेशेंट्स एट क्लिनिक और एट अ हॉस्पिटल, राइट। सो हॉस्पिटल आएगा यहाँ पे। पैसेज है कॉम्प्रिहेंशन का। सो क्वेश्चन को देख लो, फिर आप पैसेज को पढ़ लो, फिर दोबारा आप क्वेश्चन को देखो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है जहाँ पे आप यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप क्वेश्चन को पहले देख सकते हैं, जहाँ पे नहीं है तो आप डायरेक्टली पैराग्राफ से स्टार्ट करें। टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट विद द एडवेंट ऑफ स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया, पीपल कैन नाउ स्टे कनेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस। सो एडवेंट क्या कहते हैं, इजाद हो जाना, किसी चीज़ का इन्वेंट हो जाना या एक चीज़ का बहुत ज़्यादा आम हो जाना। तो ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, कैसे हम एक दूसरे से रब्ता करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा जो है ना क्या किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। एंड विद द एडवेंट ऑफ स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया की मदद से और स्मार्टफोन की मदद से के आने की वजह से अब आप क्या कर रहे हैं, लोग जो है ना जितना मर्जी फासला क्यों ना हो, वो कनेक्टेड रहते हैं। However, this advancement also raises concerns about privacy and mental health. So ये जो एडवांसमेंट है इसके लेके बहुत सारे कंसर्न है, लोगों की प्राइवेसी को लेके, लोगों की मेंटल हेल्थ को लेके। मैनी एक्सपर्ट्स आर्ग्यू, यानी वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, इस बात पे जोर देते हैं कि दैट एक्सेसिव स्क्रीन टाइम अफेक्ट्स सोशल इंटरेक्शंस एंड इमोशनल वेलबींग। सो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है वो आपकी सोशल इंटरेक्शन, यानी आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करोगे, और आपकी इमोशनल हेल्थ को डैमेज कर रहा है। डिस्पाइट दिस कंसर्न्स, टेक्नोलॉजी कॉन्टिन्यूज टू इवॉल्व। सो कह रहे हैं इन कंसर्न्स के बावजूद आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रही है, चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट हैज ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट, बुक्स, टेक्नोलॉजी, लेटर्स, न्यूज़पेपर्स। दिस वाज इजी, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है इस पैराग्राफ में। कॉम्प्रिहेंशन में हमेशा आंसर आपने अपने चॉइसेस के मुताबिक, अपनी उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक चॉइसेस मार्क करनी है जो कि आपके पास पैराग्राफ में, जेनेरिक इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करनी, राइट। ठीक है। व्हाट अलाउज पीपल टू स्टे कनेक्टेड डिस्पाइट द डिस्टेंस, फेस टू फेस मीटिंग, स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया, पोस्टल सर्विसेज, लैंडलाइन टेलीफोन्स। तो अब वो बात करें कि स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया ने लोगों की कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा ईजी कर दिया, इंप्रूव कर दिया। वर्ड कंसर्न इज रेज्ड रिगार्डिंग एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। एक तो वो प्राइवेसी को इफेक्ट करता है, सेकेंडली मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। जो ईजी था, आगे चलते हैं। अच्छा, इसी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ डज द टेक्नोलॉजी इफेक्ट सोशल इंटरेक्शन। तो सोशल इंटरेक्शन को टेक्नोलॉजी कैसे कर रही है कि इट इंप्रूव्स देम सिग्निफिकेंटली, नो इंप्रूव नहीं करती, इट हैज नो इफेक्ट, नहीं इसका इफेक्ट है। इट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट देम, इट मेक्स पीपल टॉक मोर। ऐसा कोई बात नहीं था, हाँ ये कहा गया था तो सोशल इंटरेक्शन जो है और आपकी मेंटल हेल्थ दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, तो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ठीक है जी। अच्छा, what does the passage say about the future of communication? It will remain the same, it will decline, it will continue evolving. तो लास्ट लाइन में ये मेंशन था कि it will continue to evolve, ठीक है ना, जिन कंसर्न्स के बावजूद टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती रहेगी और फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन चेंज होता रहेगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, the scientist conducted an experiment to dash the effects of temperature on plant growth, examine, ignore, prevent, destroy। so correct word आपने फिल अप करना है यहाँ पे। द साइंटिस्ट कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट टू एग्जामिन। सो एग्जामिन करने का क्या मतलब होता है, किसी चीज को देखना, चेक आउट करना। सो द साइंटिस्ट कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट टू एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट ग्रोथ। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स
to dash their assignment before submission, to check for get tier, to check their assignments before submission. So इस तरह के क्वेश्चन पेपर में होते हैं जिनके अंदर आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है विद अ प्रॉपर मीनिंग वर्ड को इंसर्ट करने. Like, comment, and subscribe.